आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्जाम में बायोलॉजी के सिलेबस का सेकेंडरी लेवल यानी कि 11-12 लेवल की बायोलॉजी का ये स्टडी मटेरियल का डिस्क्रिप्शन वीडियो है, जिसमें हम आपको ओवरव्यू दिखाएंगे कि किस तरीके का हमारा हिंदी मीडियम वाला मटेरियल है। पहली यूनिट है आपकी टैक्सोनॉमी की, जिसमें कि डेफिनेशन ऑफ लाइफ, डाइवर्सिटी, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी, इसमें म्यूजियम, जूज, हर्बेरिया, बॉटनिकल गार्डन, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, सेल एंड फीचर ऑफ द ओवरऑल प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में इसमें बात की हुई है। ठीक है। थोड़ा बहुत इसको ऊपर नीचे किया है हमने, जैसे कि हमने जो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, 5 किंगडम को हमने शुरू में रख दिया है, जैसे डाइवर्सिटी, कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की एंड द कंसेप्ट ऑफ 5 किंगडम सिस्टम। ये कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर मैं आपको पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शन दिखा रहा हूँ यूनिट नंबर 1 की। उसके बाद ये आपका बेसिक नोमेनक्लेचर, जितना सा आपको 11-12 लेवल पर आवश्यक तो होता है। कीज वगैरह जानने की आपको बहुत आवश्यकता नहीं होती। जैविक आपकी प्रजातियां यानी कि इस स्पीसीज कंसेप्ट, उसके बाद हर्बेरिया, बॉटनिकल गार्डन का थोड़ा बहुत अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन, क्योंकि इसमें कई कई बार जीके बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। बॉटनिकल गार्डन्स, उसके बाद इंपॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन्स ऑफ इंडिया, संग्रहालय यानी कि म्यूजियम्स, जूलॉजिकल पार्क के अलावा यहीं पर मैंने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया है राजस्थान की बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड, जो कि बायोलॉजिकल पार्क वगैरह के बारे में होता है, और जिसमें कि 3-4 बायोलॉजिकल पार्क के बारे में प्रॉपर डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है। उसके अलावा ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट किंगडम, जिसमें कि आपके एल्गी से लेके फंजाई तक की, एल्गी और फंजाई का तो हमने मोटा लिया है क्योंकि उसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाले क्वेश्चन काफी सारे होते हैं। बाकी टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को बहुत डिटेल में नहीं लिया है क्योंकि हमारे कोर्सेज में इतना कुछ नहीं है। स्टिल सप्लीमेंट के नाम से जो आपका आगे की तरफ हमने जोड़ रखा है, जिसमें कि स्पेशली इकोनॉमिक बॉटनी में कि कौन कौन से फल खाए जाते हैं, कौन कौन से प्लांट पार्ट्स खाए जाते हैं, उस टाइप के एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं, वो सब कुछ हमने उसमें जोड़ रखा है। यहाँ पर कवकों के बारे में मैंने डिटेल में दिया है कि कौन 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 से कवक से कौन कौन सी बीमारियां होती है मनुष्यों में और प्लांट्स में, क्योंकि ये एक अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आरपीएससी लेवल पर। बड़े सिंपल सिंपल से होते हैं, उनको एक्सपेक्ट होता है कि इतना तो 11-12 लेवल पर शायद पता होगा। ड्राईफाइट का बेसिक क्लासिफिकेशन, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म। देन ओवरऑल अगर इस डिस्क्रिप्शन को देखा जाए तो ये पूरा जो यूनिट 1 है वो लगभग 63 पेजेस की है। थोड़ा सा मैं बता दूं कि हमारे नोट्स थोड़े डिटेल में होंगे, क्योंकि हमारा जो मानना है वो ये कि अभी समय बहुत सारा है, हर टॉपिक को बहुत खोद के बहुत गहराई से हम इसको पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी यूनिट है एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू और मॉर्फोलॉजी। यहाँ प्लांट टिश्यू वाले में थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सीधे के सीधे इन्होंने एनाटॉमी ऑफ रूट स्टेम लीव्स ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट दे रखा है, कहीं भी सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, टिश्यू सिस्टम ये नहीं दिया है। इसी प्रकार से मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी फंक्शन ऑफ द, यहाँ सीधे के सीधे शुरू कर दिया इन्होंने मॉर्फोलॉजी को फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्रूट से। रूट स्टेम लीफ के बारे में कोई बात नहीं की है। तो हम जब स्टडी मटेरियल बना रहे थे तो हमने कहा यार ये तो बड़ी अजीबोगरीब नाइंसाफी है, रूट स्टेम लीफ ने क्या बिगाड़ा। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पर हमने स्टडी मटेरियल में ऐड तो कर दिया है, जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी टिश्यू, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू, लेकिन यह डबल स्टार लगा दिया है, जिसका सीधे सीधे मतलब है कि दीज टॉपिक्स आर नॉट मेंशन्ड इन द योर स्कूल लेक्चर सिलेबस। बट स्टिल अगर आप पढ़ना चाहें, आपको लगता है कि नहीं यार पढ़ा जाना चाहिए, तो आप पढ़ लें इसको। जैसे वेस्कुलर सिस्टम के टाइप्स, ये आपके कोर्स में है ही नहीं। आपके कोर्स में सीधे सीधे एनाटॉमी ऑफ रूट स्टेम लीफ ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट है। सेकेंडरी ग्रोथ आपके कोर्सेज में नहीं है। इसी प्रकार से मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट स्टेम लीफ आपके कोर्सेज में नहीं है, बट हमने इसको ऐड कर दिया है। कुल मिलाकर 148 पेजेस का ये पूरा मटेरियल है, तो टेक्निकली आधा ही देखा जाए तो आपके काम का है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से अगर आप समय दे सकते हैं नॉलेज के लिए, अगर आप पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत, तो आप देख लें। एनिमल टिश्यू से यहाँ शुरू किया है। एनिमल टिश्यू में थोड़ा डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूं। एनिमल टिश्यू आपका एपिथेलियल्स, कनेक्टिव, स्केलेटल और जो आपका फ्लूइड टिश्यू है, इन चार को हमने डिस्क्रिप्शन में लिया है। नर्वस टिश्यू को नर्वस सिस्टम के साथ, और जो स्केलेटल मसल की फिजियोलॉजी है वो जो मूवमेंट है, बॉडी मूवमेंट और स्ट्रक्चर, उसके साथ जोड़ा है, जो कि अपना एनिमल फिजियोलॉजी में है। यहाँ पर पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शन, एपिथीलिया के सारे डिस्क्रिप्शन। इसके बाद आप आ जाएं आगे। ये आपका कनेक्टिव टिश्यू के बाद आपकी अस्थि यानी कि बोन्स, और फ्लूइड टिश्यू यानी कि ब्लड। ये चार चीजें यहाँ ऐड की गई हैं। उसके बाद मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट स्टेम लीफ। रूट स्टेम लीफ के फ्लावर, फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर के पुष्पक्रम के अलग अलग हिस्से,
कुछ इस प्रकार से। और फ्रूट डिटेल में अपने को पढ़ना है क्योंकि सिलेबस के अंदर डिफाइंड है सभी प्रकार के फ्रूट्स और इनकी जो टेबल्स हैं। उसके अलावा एनाटॉमी के ऊपर हमने काफ़ी सारा काम किया है इसमें हिंदी में। हिंदी मीडियम के सारे नोट्स हैं जैसा आप जानते हो, और मैंने आपको कई बार बोला है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो प्लीज़ हमसे संपर्क कीजिए। अगर हमारे पास नंबर सफिशिएंट होंगे लेने वालों के तो हम इसको ज़रूर बनाएंगे, अदरवाइज़ हम नहीं बनाएंगे। ये कुछ सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह के टॉपिक्स हैं। यूनिट नंबर 3 का कंसेप्ट बड़ा शानदार है कि इसके अंदर आपकी सब कुछ इन्होंने ऐड कर दिया, बेसिक सेल बायोलॉजी और यहाँ से और यहाँ तक के टॉपिक, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड एवोल्यूशन, इसको इन्होंने यू नो आप कह सकते हैं कि जेनेटिक्स के नाम पर ऐड कर रखा है। ये आपका बायोकेमिस्ट्री के नाम पर एडेड है, ये बायोकेमिस्ट्री के नाम पर, और ये आपका सेल साइकिल। बट स्टिल थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ कोशिका विज्ञान से हमने शुरू किया। इसमें हिस्टोरिकल क्वेश्चन काफ़ी सारे एक्सपेक्टेड होते हैं, तो हमने ये पूरी पूरी लिस्ट इसकी जोड़ी है कि किसने क्या किया था, क्या नहीं किया था, टाइप्स। बेसिक बेसिक डिस्क्रिप्शन हर एक तरह के ऑर्गेनेल का, यही हमने एक ट्रेंड रखा है कि किसने खोज की थी, किसने क्या किया था, और हम चीज़ों को सिर्फ वहीं से शुरू करें। माइन्यूट क्वेश्चंस हैं, बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं है। हर जगह पर हमने ये इस तरह की सीडी डुवे ने क्या किया था, नोविकॉफ ने क्या किया था, इस तरह के डिस्क्रिप्शन हर एक जगह पर जोड़ रखे हैं। और चीज़ें देखी जाए, जैसे यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएं, ये आपका बेसिक बायोमोलिक्यूल्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ आप थोड़ा बहुत क्रोमेटिन किस प्रकार का है, क्रोमोसोम क्या है। और ये क्रोमोसोम वाला टॉपिक एक तरह से दो बार जोड़ा हुआ है, एक बार जेनेटिक्स में भी जोड़ा हुआ है, बट चूंकि हमें कॉन्टेक्ट ये कंटेक्स ये जो बात थी पूरी कॉन्टेक्स्ट पूरा करना था, तो इसको हमने यहाँ पर भी जोड़ा हुआ है। सेल साइकिल के बारे में पूरी की पूरी जानकारी। इसके बाद क्या क्या इसमें घटना घटित होती है। हाँ, अब बायोमोलिक्यूल वाला टॉपिक जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ लिविंग सेल देखा जाए तो हमारा एक प्रोटोप्लाज्म का टॉपिक चला करता था, और असल में ये वही है। उसी चीज को स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स के बारे में संपूर्ण जानकारी, कितने प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, इसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानकारी, और महत्वपूर्ण उदाहरण जो कार्बोहाइड्रेट के संभवतः हमसे पूछे जा सकते हैं, और किस प्रकार के बॉन्ड्स वगैरह होते हैं। इसी प्रकार से लिपिड के बारे में सारी जानकारी, उसी प्रकार से आपके डीएनए आरएनए के बारे में संपूर्ण जानकारी। ये सारी बातें यहाँ पर ली गई हैं ओवरऑल। डीएनए आरएनए में आरएनए को स्पेशली हमने फोकस किया क्योंकि टीआरएनए वगैरह, और अगर आप एनसीईआरटी उठाएंगे तो काफी सारे टॉपिक वहां पर थोड़े और भी ज्यादा हैं, जैसे आरएनए वर्ल्ड थ्योरी। ठीक है, तो इस तरह थोड़ा सा बहुत एनसीईआरटी को भी देखेंगे। ये आपका एंजाइम का पूरा डिस्क्रिप्शन। कई जगहों पर हमने इंग्लिश का इस्तेमाल किया है जहां हमें लगा कि चीजें बहुत रिलेवेंट नहीं है, एंजाइम उस तरीके का नहीं है जो हमें चाहिए, तो हमने थोड़ा बहुत इंग्लिश का इस्तेमाल यहाँ पर किया है, जिससे कि आप टॉपिक को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। ये कुछ इस तरह का। एक यहाँ पर भी एडिशनल टॉपिक हमने ऐड कर दिया है, वो है विटामिन। मेरा मानना है कि अगर आप एंजाइम पढ़ रहे हो तो आपको विटामिन पढ़ना चाहिए, और विटामिन में बेसिक डिस्क्रिप्शन और विटामिन की एक टेबल, जिसमें कि किसकी खोज किसने की थी और पीछे की तरफ कौन कौन सा विटामिन किसकी कमी से क्या रोग हो जाता है, इसी तरह की एक टेबल हमने डाइजेशन का जो टॉपिक है आपका एनिमल फिजियोलॉजी में वहां पर भी जोड़ रखा है। फिर आते हैं एनिमल फिजियोलॉजी में डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग यानी कि रेस्पिरेशन, और यहाँ तक केमिकल कोऑर्डिनेशन। और इसके पीछे की तरफ यहाँ पर एक रिप्रोडक्शन टॉपिक है। रिप्रोडक्शन को मैंने एम्ब्रियोलॉजी वाला जो टॉपिक है ग्रेजुएशन लेवल पे वहां पर जाकर ऐड किया है। यहाँ पर इस वाली यूनिट में रिप्रोडक्शन नहीं है। यानी कि इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो वहां जाकर आपको पढ़ने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओवरऑल चीज़ों को देखा जाए तो सबसे बड़ी यूनिट है, क्योंकि इसमें जो पेजेस को मैंने गिना तो ये मामला है लगभग 200 पेजेस का कुल मिलाकर। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन, स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम को हम लोकोमोशन और मूवमेंट मानते हैं। न्यूरल कोऑर्डिनेशन में बेसिकली आपका नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसके अलावा नर्व फिजियोलॉजी, जो अगर आप एनसीईआरटी उठाएंगे पुरानी वाली विशेष रूप से, तो उसमें प्रॉपर एक्शन पोटेंशियल वगैरह के बारे में सारी बातें कर रखी है। इसी प्रकार से केमिकल कोऑर्डिनेशन रेगुलेशन में आपको एंडोक्राइनोलॉजी पढ़नी है। यहाँ के डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा देख लेंगे। ये आपका डाइजेशन से मामला शुरू होता है, और ये डाइजेशन में लास्ट में मैंने यहाँ पर भी विटामिन की और डेफिशिएंसी की से रिलेटेड बीमारियां, किस विटामिन को क्या कहते हैं, उस तरह की चीजें यहाँ पर लिख रखी है। ये आपका श्वसन तंत्र की सारे के सारे डायग्राम्स, और बड़े अच्छे तरीके से कोशिश की है हमने अलग अलग जगहों से टॉपिक को उठाने की, और क्योंकि सबसे बड़ी यूनिट यही है, सबसे अच्छे क्वेश्चन भी यहीं से बन सकते हैं। और ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद आपकी
ये आपका स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल में मेनली हमने मैमल्स के कॉन्टेक्स्ट में बात की है, कुछ कुछ जगहों पर खरगोश या मानव के बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर ली है। बट मोटे मोटे तौर पे जो जो आपको बेसिक बेसिक नाम पता होने चाहिए कि संधियां क्या होती है, हड्डी पैरों की हड्डियां क्या होती है, हाथों की हड्डियां क्या होती है, उसको हमने कट शॉर्ट करने की कोशिश की। पेशी सिस्टम में आपका जो मस्कुलेचर है उसमें मस्कुलर कंट्रैक्शन के बारे में 12th लेवल पे आपको क्या पता होना चाहिए, वो सारी की सारी जानकारी इसके अंदर है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कई लोग कंफ्यूजन करते हैं, ये नेट वाला तो नहीं जोड़ दिया। अरे भाई, नेट वाले में न्यूमेरिकल्स होते हैं, हर चीज का साइंटिफिक लेवल पर डिस्क्रिप्शन होता है। जैसे अगर मैं पेशियों के बारे में कहूंगा तो वहां पर हम उसकी सिग्नलिंग के बारे में बात करेंगे। बेसिक जो नॉलेज होती है कि स्ट्रक्चर क्या है, जेडलाइन, नेट में भी जेडलाइन वही होने वाली है जो आपके लेवल पे होने वाली है, कोई अंतर नहीं आने वाला है। लेकिन वहां जेड लाइन और ए बैंड और आई बैंड की डिटेल जो होती है, स्ट्रक्चर वहां पर जाते हैं, आप लोगों के लेवल पे नहीं जाते हैं, इतना सा अंतर पड़ता है सिर्फ। सो इसको आप थोड़ा सा, हाँ, ये वाले जो टॉपिक्स हैं नेट में नहीं होते हैं। बड़ी शानदार सी बात है कि पादों की पेशियां, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ब्रेन का स्ट्रक्चर, नेट के लेवल पर जाओगे तो वहां पर रीजन्स के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर बात नहीं करते हैं। अलग अलग रीजन के फंक्शंस और अलग अलग कोऑर्डिनेशंस, यहाँ पर सिंपल सिंपल क्या चीज क्यों है कैसे है, उससे ज्यादा कोई सवाल नहीं। अ, इन चीजों में डिटेल में आने के बाद आप पीछे की तरफ आएंगे, ये आपके क्रेनियल नर्व्स के सारे डिस्क्रिप्शन, तंत्रिका तंत्र की जो नर्वस फिजियोलॉजी है उसकी बायोकेमिस्ट्री कैसी होती है, संवेदांग यानी कि आईज और ईयर्स विशेष रूप से यहाँ पर बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ठीक है। उसके पीछे आप चले जाएंगे, यहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे डायग्राम भी हैं। वैसे कलर डायग्राम नहीं आएंगे, आपके ब्लैक एंड व्हाइट ही आने वाले हैं। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा तंत्रिका ऊतक की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर हम बात कर लेंगे। इधर की तरफ एंडोक्राइनोलॉजी बड़े अच्छे से तरीके से दी हुई है, जितनी सारी बीमारियां हम लोग इंक्लूड कर सकते थे। जैसे मैं शुरू में ही यहाँ पर हमने बीमारी और हार्मोन की टेबल्स बना दी हैं कि अगर आपको लगे यार कंफ्यूजिंग है यार, रिवाइज करते वक्त आपको बड़ी सहूलियत हो जाए। ये पूरा डिस्क्रिप्शन लगभग 200 पेजेस का। फिर 5वें नंबर की यूनिट आती है आपकी रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जिसमें अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में मुख्य रूप से बात की गई है। अलैंगिक जनन के बेसिक बेसिक जो तरीके होते हैं उस पर बात की गई है। लैंगिक प्रजनन में डेवलपमेंट ऑफ द मेल एंड फीमेल गेमिटोफाइट से शुरू किया हमने, और पीछे की तरफ जाते जाते तक टाइप ऑफ ओव्यूल और इस डिटेल्स पर आगे, जहां पर हमने एंडोस्पर्म और एम्ब्रियोसेक, इधर पॉलिनेशन, इन सभी चीजों पर डिटेल में बात कर ली है। ठीक है। कुछ चीजें एडिशनल हमने जोड़ दी, जैसे कि एम्ब्रियोजेनेसिस से रिलेटेड द टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन द डाइकोट मोनोकोट और उनके टाइप्स, क्योंकि 12th लेवल पे कई किताबों में ये अच्छे से दिया हुआ है, तो ये सब कुछ इसके अंदर जोड़ा हुआ है। ये 5 जेनेटिक्स और इवोल्यूशन की यूनिट, इसमें बेसिक जेनेटिक्स यानी कि मेंडलिज्म, जिसमें डायहाइब्रिड क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिक्स, और इसके बाद क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में यहाँ पर जानकारी है, जिसमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का एबरेशन, बार बॉडी, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज क्रॉसिंग ओवर के बेसिक्स वैसे तो आपको आता है, बहुत कुछ आता है आप लोगों को। सेक्स डिटर्मिनेशन के सारी डिटेल्स, क्योंकि अगर आप इस सिलेबस को देखोगे तो ये भी बड़ा मजेदार सा सिलेबस है, इसमें कहा कुछ नहीं गया है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सेक्स डिटर्मिनेशन, ह्यूमन बीइंग। भाई अगर जेनेटिक्स के लेवल पे पढ़ोगे तो फिर जीन लेवल पे जाना पड़ेगा, एसआरवाई और टीडीएस के बारे में बात करनी पड़ेगी। उस लेवल पे 12th लेवल पे नहीं जा सकते। तो हमने पूरा सेक्स डिटर्मिनेशन और उसमें ह्यूमन बीइंग का भाई एक्स 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 वाई का फंडा क्या होता है, बार बॉडीज क्या होती हैं, इस बारे में जानकारी दी है। ओरिजिन ऑफ लाइफ थ्योरीज एंड एविडेंस, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, इसमें काफी कुछ ऐसा है जो जोड़ा जा सकता है। जैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ में हमने सारी की सारी थ्योरीज के बारे में बात की, अलग अलग स्टेजेस के बारे में बात की, यूरे मिलर का एक्सपेरिमेंट से लेकर ओपन हेल्डन के बारे में बात की। बीच में एक टॉपिक जो एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, उसको थोड़ा डिटेल में कर दिया है, विशेष रूप से इसका नाम अगर आप जानते हैं, भौगोलिक समय सारणी, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। एनिमल के बेसिस पे यानी कि फौना में क्या चेंज आया और फ्लोरा में क्या चेंज आया, इन दोनों को हमने लेने का प्रयास किया है। उसके बाद इवोल्यूशनरी थ्योरी, जिसमें डार्विन, लामार्क के अलावा जितने भी एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन हैं उनको हमने डिटेल में लिया है। कुछ चीजें एडिशनली और जोड़ दी हैं, जैसे टाइप ऑफ इवोल्यूशन, एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, एडेप्टिव डाइवर्जेंस क्या होता है, ये टॉपिक आपको आने चाहिए। और चूंकि मानव का उद्विकास ऐसा भी आपके सिलेबस, इस टॉपिक को जोड़ने के पीछे एक्चुअली हमारी मंशा कुछ इस प्रकार की थी कि एनसीईआरटी में जो, अगर आप पीछे की तरफ जाओगे, अगर नई एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी दोनों को अगर आप उठाओगे, तो वहाँ ह्यूमन इवोल्यूशन दे रखा है।
और जब वहाँ दे रखा है तो हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि रेफ़रेंस हमेशा एनसीईआरटी का ही लिया जाएगा सीनियर सेकेंडरी लेवल पे अगर क्वेश्चन देने हैं तो। इसलिए हमने ह्यूमन इवोल्यूशन को प्रॉपर्ली जोड़ दिया है इसमें, जितना अधिकतम आप पढ़ सकते हैं, जो भी आप पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर 95 पेजेस का ये वाली यूनिट है, जो कि आपकी यूनिट नंबर 6 है। उसके बाद आते हैं अपन बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। अगर आप पुरानी एनसीईआरटी उठाओ सन 2002-3 के आसपास की, जहां पर कि एग्जैक्टली ये के यही टॉपिक दिए हुए हैं, तो वहां आपको पता चलेगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी का मतलब है सभी प्रकार के इम्यून सिस्टम किस किस प्रकार के होते हैं, एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, टी सेल क्या होती है, बी सेल क्या होती है, उसके बाद वैक्सीन तो उन्होंने दे ही रखा है। तो हमने भी उसी ऑर्डर में यहाँ पर चीजों को ऐड करने का प्रयास किया है, जिसमें कि आपकी स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या होती है और किस प्रकार से ये वर्क करती है, उसके बारे में सारी की सारी जानकारी। थोड़ा सा अंग्रेजी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इम्यूनोलॉजी को हिंदी में अति शुद्ध रूप से समझाया नहीं जा सकता। और वैसे कोशिश की हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है और इस प्रकार से करने की। टॉपिक बड़े शानदार शानदार इम्यून रेगुलेटिंग सेल्स। उसके बाद आप अगर जाएंगे तो यहाँ पर है एंटीजन के बारे में संपूर्ण जानकारी, एंटीजन के बाद एंटीबॉडी के बारे में सारी की सारी जानकारी, एंटीबॉडी के बारे में जानकारी, उसके बाद टीकों के बारे में जानकारी, कौन कौन से टीके होते हैं। यूनिट चूंकि अप्लाइड है और इसमें माइक्रोबायो का भी एक इनकॉर्पोरेशन करना था हमें, और माइक्रोबायो का इनकॉर्पोरेशन करते ही हमने इसको अलग अलग तरह की बीमारियां किन किन वजहों से होती है कम्युनिकेबल डिजीजेज में, क्योंकि इसमें पैरासाइट एंड पैथोजन अगला शब्द दिया हुआ है आपके सिलेबस में। तो यहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार की चीजें ली है। इसमें हेलमिंथ जनित रोग, वैसे तो ये इकोनॉमिक जूलॉजी में आ चुका है, बट इसको हमने वैसे के वैसे दोबारा जोड़ दिया कि आप जब रिवीजन करें तो आपको पता होना चाहिए। असंक्रामक रोगों में आनुवांशिक रोगों को लिया है, वैसे कुछ कुछ इनका डिस्क्रिप्शन हमने जेनेटिक्स में दिया है, लेकिन यहाँ पर अलग तरीके से, यहाँ पर ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव इस तरीके से दिया है। जेनेटिक्स में जो दिया हुआ है वो क्रोमोसोमल एबेरिएशन के नाम से दिया हुआ है पूरा का पूरा। कैंसर के बारे में हिंदी में जितना भी हम दे सकते थे, बहुत बेसिक सी जानकारी, अति बेसिक जानकारियां। उसके अलावा एड्स भी आपके कोर्स में है, यहाँ पर एड्स को भी ऐड कर दिया है। तो कुल मिलाकर ये लगभग 46 पेजेस हैं और ये इसका एक इंडेक्स है। उसके बाद यूनिट आती है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। मजे की बात है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट 3 जगहों पर है आपके, सेकेंडरी लेवल पे भी है, ग्रेजुएशन लेवल पे भी और पीजी लेवल पे भी। पीजी लेवल पे अगर आप देखोगे तो वहां पर बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कुछ इन नामों से दिया हुआ है। अगर आप इस सिलेबस को यहाँ से देखेंगे तो बड़ा गजब का मामला है, कुछ इस प्रकार का ये है। यही चीज अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाके देखोगे तो इकोलॉजी का मतलब उनके लिए ये है, और यही चीज अगर आप इस लेवल पे देखोगे 12th लेवल पे, तो इसका मतलब ये है। अगर आप इन सबको एक तरीके से एक सूत्र में पिरोने के प्रयास करोगे तो आप पाओगे कि ये पूरी की पूरी किताब है असल में। यहाँ पर आपसे बात की गई है एनवायरमेंटल फैक्टर, जिसमें एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर पे बात कर लो, पॉपुलेशन पे बात कर लो, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन पे बात कर लो और इकोसिस्टम पे बात कर लो। अब ग्रेजुएशन लेवल पे जा रहे हो तो वहां पर आपसे बात की जा रही है सक्सेशन क्या होता है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर कि भैया सक्सेशन क्या होता है, ठीक है, बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होता है और पोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो हमने कहा भैया यहाँ पर भी उसी ढंग से जोड़ा जाए। इसमें क्लाइमेटिक फैक्टर्स, एडेफिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स के बारे में बात की है। पहली बात की हमने एबायोटिक फैक्टर्स पूरी तरह से, एबायोटिक फैक्टर्स के ठीक बाद ये आपके एडेफिक फैक्टर हो गए, यानी कि मृदा वाले फैक्टर्स। उसके बाद आ जाइए जैविक कारक, जैविक कारकों के बाद हम आ गए जो इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, उसमें मुख्य रूप से हमने प्लांट्स को लिया है, क्योंकि आपके 12th लेवल पे यही होता है। अगर एनिमल के एडेप्टेशन लोगे तो वो बीएससी लेवल पे चला जाएगा, वो बहुत ज्यादा होता है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये सारी की सारी चीजें भी हम लोग वीडियोस के अंदर जोड़ रहे हैं। वीडियो थोड़े से ज्यादा होंगे सामान्य सामान्य चीजों से। इसमें पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि हमारा जो इकोसिस्टम है, और कुछ चीजें एडिशनली हमने यूं ही जोड़ दी, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, क्योंकि आप में से कई लोग पीजीटी जो सेंट्रल लेवल का है सीट जो एग्जाम है उसके लिए भी अपेयर करेंगे। पॉपुलेशन का यहाँ पर एक टॉपिक है हिंदी में, बहुत प्यारा सा। सो ये कुल मिलाकर इकोलॉजी को अगर आप देखोगे तो पूरी की पूरी इकोलॉजी आपकी बन जाती है लगभग 60 पेज के लगभग। इट इज 59 पेजेस ओवरऑल। ये वाला आपका डिस्क्रिप्शन हो गया। तो मेरी आप सभी को शुभकामनाएं। ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का अगर आपको वीडियो देखना है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई भी आपको क्वेरी करनी तो कोशिश कीजिए सिर्फ व्हाट्सएप करने की। धन्यवाद।